हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं रीनल सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एम्स एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अटेंशन के साथ आप इन क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए जाना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ रीनल सिस्टम। आ जाओ, पहला स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। यस, सबको पता है कि यूरिया क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस मेटाबॉलिज्म। भाई यूरिया है हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से बाहर की तरफ एक्सक्रीट होती रहती है। अब आपको पता है कि यूरिया एक्सक्रीट तो कौन करता है, किडनी करती है, लेकिन जो यूरिया का एंड प्रोडक्ट होता है, यूरिया बनती किससे है, तो वो बात करते हैं कि यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यस, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज फॉलोइंग सबस्टेंस मेटाबॉलिज्म। कौन से सबस्टेंस के मेटाबॉलिज्म से यूरिया का प्रोडक्शन होगा, कौन से प्रोडक्शन से, प्रोटोपोरफायरिन। फर्स्ट वन है प्रोटोपोरफायरिन। यस, प्रोटोपोरफायरिन है वो हिम का ही पार्ट होता है स्टूडेंट, हिम के सिंथेटिक का पार्ट होता है। तो ये प्रोटोपोरफायरिन से तो आपको पता है बिलिरुबिन बनता है। यस, क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। तो ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला। यस, तो इससे तो नहीं होने वाला। तो पहला ऑप्शन इज गलत, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा आ जाओ, एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड है, यस, एमाइनो एसिड प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होते हैं। प्रोटीन के एक तरह से लास्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोटीन के लास्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो एमाइनो एसिड से जो कंपोनेंट्स बनते हैं, एंड प्रोडक्ट बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूरिया। यस, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, यूरिया होने वाला। हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे, सब पढ़ने वाले हैं। मसल्स टिश्यू, मसल्स फोस्फेट के मेटाबॉलिज्म, मसल्स फोस्फेट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, मसल्स फोस्फेट के मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन बनती है स्टूडेंट। क्या बनती है, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन बनता है। और प्यूरिन से क्या बनता है, प्यूरिन के एंड प्रोडक्ट। भाई प्यूरिन की आप बात की थी जब गाउट की कंडीशन आई थी, क्योंकि गाउट की कंडीशन एक मेटाबॉलिक कंडीशन है स्टूडेंट। गाउट की कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक कंडीशन है। गाउट वाली कंडीशन, गाउट वाली कंडीशन है, ये कौन सी है, मेटाबॉलिक वाली। ठीक है, ये मेटाबॉलिक की कंडीशंस है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसका होता है, तो हमने बोला प्यूरिन का होता है। किसका होता है, प्यूरिन डाइट का होता है। प्यूरिन डाइट का मेटाबॉलिज्म होता है। और प्यूरिन डाइट, प्यूरिन का जब प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। कहाँ होता है यूरिक एसिड का सिंथेसिस, हम बोलते हैं लीवर में होता है। यूरिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो प्यूरिन से यूरिक एसिड का डेवलपमेंट होता है। यस, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस है वो आपको क्लियर हो गए। प्रोटोपोरफायरिन सिंथेटिक फॉर्म होती है हिम की, जिससे बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। एमाइनो एसिड है वो एक तरह से प्रोटीन का ही लास्ट पार्ट होता है, जिससे एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, यूरिया बनता है। इसके अलावा मसल्स टिश्यू, मसल्स फोस्फेट के मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन बनती है। क्या बनती है स्टूडेंट, क्रिएटिनिन बनती है। प्यूरिन डाइट होती है, प्यूरिन डाइट होती है। प्यूरिन डाइट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, इसके एंड प्रोडक्ट से क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन, नो सॉरी क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जो कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, लीवर में। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमने देख लिया था कि राइट आंसर कहाँ है, एमाइनो एसिड। राइट आंसर क्या है, एमाइनो एसिड। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोपोरफायरिन, यस, राइट आंसर होगा बिलिरुबिन। हमने इसको क्लियर कर लिया था। बिलिरुबिन होता है वो हमारे हिम जब ब्रेकडाउन होती है, या फिर बोले तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से क्या बनती है, बिलिरुबिन बनती है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या नहीं आता है आपको, क्योंकि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था कि जब आरबीसी टूटती है तो क्या बनते हैं, तो भी क्या होता है, बिलिरुबिन बनती है। आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन टूटती है तब भी क्या बनते हैं, बिलिरुबिन बनते हैं। लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं मिला, ना आरबीसी मिला ना हीमोग्लोबिन मिला है। ऑप्शंस में आपको मिला है प्रोटोपोरफायरिन। क्या मिला है, प्रोटोपोरफायरिन। तो भी क्या बनने वाला है यहाँ पे, बिलिरुबिन बनना। क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। और ये यूरिन के द्वारा यूरोब्लिन के रूप में बाहर निकलता है। भाई यूरिन के द्वारा यूरोब्लिन होता है और स्ट्रैकोब्लिन होता है वो स्टूल के द्वारा। स्टूल का येलो कलर होने का कारण क्या होता है, स्ट्रैकोब्लिनोजन, स्ट्रैकोब्लिनोजन के कारण होता है। यस, नेक्स्ट आ जाओ। एंड प्रोडक्ट ऑफ एमाइनो एसिड से क्या बन रहा था, यूरिया बन रही थी। क्लियर बात, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स फॉस्फेट, किससे क्या बन रहा था,
क्रेटिनिन बन रहा था। मोस्टली क्रेटिनिन होते हैं, इनका नॉर्मल लेवल कितना होता है स्टूडेंट? इनका नॉर्मल लेवल होता है 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, इनके नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है। 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर क्या है, किसका नॉर्मल लेवल होता है? क्रेटिनिन का लेवल होता है। क्रेटिनिन होता है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फेलियर। जिन पर्सन्स में किडनी फेलियर होती है उनके अंदर क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ किडनी फेलियर का मोस्ट कॉमन इंडिकेटर क्या है? मोस्ट कॉमन इंडिकेटर क्या है? क्रेटिनिन है। क्रेटिनिन है वो किडनी फेलियर में बढ़ती है, क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन डाइट के एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। कहाँ बनता है? लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ये गाउट की कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है, क्लियर स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन क्लियर है 100%? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बनने वाला है। एम्स के अंदर आ जाओ कि डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक प्लेस इन द, जब किडनी डेवलप्ड होती है तो उस टाइम पे किडनी आपको कहाँ देखने को मिलती है? डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, डेवलपमेंट के दौरान किडनी है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी स्टूडेंट? कहाँ पे देखने को मिलेगी? यस। तो डेवलपमेंट के दौरान एक बच्चे के अंदर हमने देखो किडनी की बात की थी स्टूडेंट, क्या बात की थी कि जब किडनी है वो डेवलप्ड होती है तो आपको पता है कि किडनी है वो सबसे पहले जो डेवलप्ड होती है तो कौन से रीजन में होती है? सेक्रल रीजन। यस, सबसे पहले जब किडनी डेवलपमेंट स्टार्ट करती है तो सबसे पहले कौन से रीजन में स्टार्ट होती है? सेक्रल वाले रीजन। जैसे जैसे किडनी क्या होती जाती है? मेच्योर होती जाती है, ऊपर आती जाती है। कहाँ पे? ऊपर लंबर रीजन में आती जाती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट तो सेक्रल रीजन में होता है, लेकिन जब कंप्लीट किडनी डेवलप हो जाती है तो उस टाइम पे कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? लंबर रीजन। कहाँ पे देखने को मिलती है? लंबर रीजन में, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी लोकेशन पूछ ले तो T12 से L3 के बीच में होती है, T12 से L3 के बीच में होती है किडनी की लोकेशन, ठीक है। तो किडनी की बात करें तो किडनी सेक्रल रीजन के अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। कंप्लीट डेवलप कब हो जाती है? कंप्लीट डेवलप पर्सन्स के अंदर 12 से 18 मंथ में होती है स्टूडेंट। कंप्लीट डेवलप कब होती है किडनी? 12 से 18 मंथ में होती है। ये कब की बात कर रहे हैं? आफ्टर डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी के 12 से 18 मंथ के बाद में किडनी कंप्लीट डेवलप होती है। डेवलप होके कहाँ जाती है? लंबर रीजन में आ जाती है। कौन सी लोकेशन पे? T12 से L3 के बीच, क्लियर? ओके। तो देखो सर्वाइकल रीजन नहीं है, कट कर दो इसको, पहला ऑप्शन नहीं होगा। थोरेसिस रीजन ये तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। अब देखो डाउट यहाँ पे रहता है बच्चों को, लंबर रीजन होगा, सेक्रल रीजन होगा। तो लंबर रीजन में कब मिलने वाला है? जब किडनी कंप्लीट डेवलप हो जाती है। और सेक्रल रीजन में कब मिलेगा? जब किडनी डेवलप्ड हो रही है। बच्चों के अंदर ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा आपको? सेक्रल वाले रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सेक्रल रीजन में किडनी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। यस, एक्सप्लेनेशन देखें तो देखो डेवलपमेंट ऑफ द किडनी इज इंट्रायूटेराइन लाइफ। जब बेबी के अंदर किडनी का डेवलपमेंट होता है तो कौन से रीजन में होता है स्टूडेंट? सेक्रल वाले रीजन में होता है। और उसके बाद में जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है, या फिर बोल रहे हैं कि डेवलप्ड कंप्लीट होने के बाद में किडनी आपको कहाँ देखने को मिलती है? इस लंबर वाले रीजन में आ जाती है। किडनी लंबर वाले रीजन में आ जाती है। किडनी को हम बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किडनी किस प्रकार का ऑर्गन होता है, तो रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि किडनी कहाँ होती है? पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होती है। अब देखो यहाँ पे तो आपको कोई वेरिएशन देखने को मिलेंगे। किडनी है वो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे है, यूरेटर है वो भी पेरिटोनियल कैविटी के पीछे है, लेकिन ब्लेडर है वो आपको रिट्रोपेरिटोनियल नहीं मिलेंगे। याद रखना स्टूडेंट, ब्लेडर हैं वो इंफ्रापेरिटोनियल होते हैं। ब्लेडर क्या होते हैं? इंफ्रा
पेरिटोनियल होते हैं, मतलब ये रिट्रोपेरिटोनियल नहीं होते हैं। अब की बार ये नीचे चले, इंफ्रा का मतलब नीचे, इंफीरियर हो गए, पेरिटोनियम के इंफीरियर हो गए ब्लैडर, तो ब्लैडर आपको क्या होंगे, इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, जबकि यूरेटर और किडनी क्या होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किडनी जब कंप्लीट डेवलप होती है तो कौन सी रीजन में होती है स्टूडेंट, तो बोलते हैं लंबर वाले रीजन। कौन से रीजन में होगी, लंबर वाले। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वलेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हमने कई पार्ट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक स्टार्टिंग के अंदर बोमन कैप्सूल था, बोमन कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स अराइज होती, पीसीटी बोला था, लूप ऑफ हेनले राइज हो रहे थे, लूप ऑफ हेनले के बाद में डीसीटी और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी आपको एक नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक पर्सन के अंदर कैपिलरीज का गुच्छा होता है, क्या बोलते हैं इसको, यस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होके किधर आता है, बोमन कैप्सूल में आता है स्टूडेंट, और बोमन कैप्सूल से किस में आता है, पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर आता है। अब देखो पीसीटी में होता है स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसको ब्रेस्ट बॉर्डर टाइप की सेल्स बोलते हैं। कौन सी सेल्स बोलते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पे ये ब्रेस्ट बॉर्डर टाइप की सेल करती क्या है, ये 99% जो ब्लड के अंदर कंटेंट्स आए थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगी। 99% कंटेंट्स को पीसीटी क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो पीसीटी का मेन काम ये है कि ये 100% ग्लूकोज को क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। 100% अमाइनो एसिड को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ये दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको 100% रीअब्जॉर्ब करता है। कौन, पीसीटी। पीसीटी 100% किसको करता है, ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को पूरे को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ये वेस्ट नहीं जाने देती है इसको। ठीक है, तो देखो जिस पर्सन के अंदर 180 mg पर डेसीलीटर तक का ग्लूकोज का लेवल होता है, जिस पर्सन में 180 mg पर डेसीलीटर तक का ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको 100% क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कई बार पर्सन में ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाता है, 200 mg पर डेसीलीटर हो जाता है, तो उसमें फिर क्या करेगी किडनी, तो 180 करेगी। अब ज़्यादा हो गया तो फिर वो यूरिन में आने वाला, ग्लाइकोस यूरिया होने वाला है। तो ग्लाइकोस यूरिया होने का रीजन है कि 180 mg से ज़्यादा हो गया ग्लूकोज का लेवल, तो ये तो हम डिजीज कंडीशन में, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर आपको यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 है, नॉर्मल होता है, जो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, क्वेश्चन ये है कि पीसीटी के द्वारा, ये हमने पीसीटी पढ़ी, पीसीटी के द्वारा कौन से कंटेंट्स को कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कौन से कंटेंट्स को कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं नेफ्रॉन। सोडियम नहीं, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कंप्लीट ये 60% ही होता है भाई, 60% ही होता है, पीसीटी कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, यूरिया तो वेस्ट है, बॉडी से बाहर जाने वाला है, इसको रीअब्जॉर्ब करती नहीं है, बाहर जाएगी बॉडी से। ग्लूकोज, यस ग्लूकोज को 100% करती है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। ग्लूकोज को 100% क्या करती है, पीसीटी वापिस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर को भी करती है, लेकिन वाटर है वो एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है आपको, तो वाटर यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला। राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। यस, क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन है कि ग्लूकोज है, पीसीटी के द्वारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को क्या कर लेते हैं हम, 100% रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर, ग्लूकोज अमाइनो एसिड को पीसीटी के द्वारा 100% क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इनको रीअब्जॉर्ब करने वाली सेल्स को क्या बोला था, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स। ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स पाई जाती है पीसीटी में, जो क्या करती हैं, रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्लियर, तो हमने इसका रेशनल पहले दे दिया आपको। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको एम्स के अंदर मिलेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग्स आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी एक्सेप्ट। सारे हैं किडनी के फंक्शन है, लेकिन एक चीज, एक फंक्शन है किडनी का नहीं है,
ठीक है, तो देखो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ए इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है एक बात, यस इरिथ्रोपोइटिन है वो आपके आरबीसी का फॉर्मेशन करने के लिए सहायक होता है स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन करने का काम करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ब्लड फॉर्मेशन, ये बोन मेरो पे ऊपर काम करके किसका फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन करवा। तो हमारी किडनी का एक काम होता है ब्लड का फॉर्मेशन भी करवाती है, तो इरिथ्रोपोइटिन है ब्लड फॉर्मिंग हार्मोन। इसके अलावा देखो नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन नहीं करती है स्टूडेंट, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। किडनी यूरिया का फॉर्मेशन नहीं करती है, किडनी किसका फॉर्मेशन करती है, यूरिन का। यहाँ पे कई बार हम अब क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा। यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं है, ये क्या है, ये राइट आंसर तो है लेकिन किडनी का फंक्शन नहीं है, किडनी का फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर होने वाला है बी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसके अलावा नेक्स्ट देख लो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। यस, बॉडी के अंदर ज्यादा हम कई बार क्या होता है कि 2 लीटर से ज्यादा पानी पी जाते हैं तो हमारी यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर क्या है, एक बैलेंस में रखना जरूरी है, तो बैलेंस बनाए रखती है किडनी। तो ज्यादा वाटर होता है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, वाटर का बैलेंस बना रहेगा। यस, मेंटेनेंस एसिड बेस, मेंटेनेंस एसिड बेस क्या क्या होता है कि जब किडनी होती है वो बाइकार्बोनेट को एक जब भी बाइकार्बोनेट की बात आती है किडनी की बात जरूर आती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट होते हैं, क्योंकि हमने 2 कंपोनेंट देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं, एक CO2 देखता है। ये CO2 और जब CO2 की बात करते हैं तो लंग्स आता है, लंग्स पीएच को मेंटेन करता है। जब बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो किडनी है वो पीएच को मेंटेन करती है। अब बाइकार्बोनेट को बॉडी की मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किडनी क्या कर लेती है, उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और SCO3 का एब्जॉर्प्शन भी PCT करती है स्टूडेंट। SCO3 का एब्जॉर्प्शन भी कौन करता है, PCT करती है, PCT करती है। और ये किसका मेंटेनेंस करवाती है, एसिड का बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, किडनी करती है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, यूरिया का फॉर्मेशन किडनी नहीं करेगी। यस, तो इसमें देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन लीवर। ये लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, किडनी से नहीं होता है। और यूरिया है वो ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड, जब पर्सन्स के अंदर अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है तो उससे फिर क्या बनती है, यूरिया बनती है। ठीक है, तो यूरिया हमको पता चल गया कि किधर होता है, लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है, किडनी के अंदर नहीं होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर मतलब अर्ज होना पर्सन्स को, जब ब्लैडर होता है वो फुल हो जाता है उस टाइम पे हमको अर्ज आते हैं, रिफ्लेक्स आते हैं। वो रिफ्लेक्स सेंटर सिचुएटेड कहाँ होते हैं भाई, वो रिफ्लेक्स आते हैं तो वो कौन से एरिया से आपको देखने को मिलते हैं। आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, पहला है पॉन्स, इसके अलावा मिड ब्रेन, लंबर फ्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस और सेक्रल प्लेक्सस। यस, पॉन्स, मिड ब्रेन, लंबर प्लेक्सस और सेक्रल प्लेक्सस। देखो क्या होता है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आते हैं तो वो ब्लैडर के अंदर देखने को मिलते हैं आपको। ब्लैडर जब फुल होता है उस टाइम पे देखने को मिलेंगे, तो लंबर रीजन का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, लंबर प्लेक्सस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ब्लैडर होता है वो तो पेल्विस में सिचुएटेड होता है। ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड होता है, पेल्विस में जाके सिचुएटेड होता है। तो पेल्विस में जस्ट पीछे क्या होती है, सेक्रम वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे सेक्रल प्लेक्सस आपको देखने को मिले। सेक्रल प्लेक्सस से जो रिफ्लेक्सेस आते हैं उनको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहाँ से अराइज होते हैं, सेक्रल प्लेक्सस से होते हैं। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर को कंट्रोल कौन करता है, रिफ्लेक्स को कंट्रोल हमारा पॉन्स करता है स्टूडेंट। यस, तो ये 2 चीजें होती है, रिफ्लेक्स सेंटर अराइज होती है सेक्रल प्लेक्सस से, रिफ्लेक्स मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स करता है।
तो ये तो कंट्रोल करने वाला होता है, ये तो कंट्रोल करता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। और ये रिफ्लेक्स अराइज कहाँ से होते हैं, कहाँ से सिचुएटेड होती हैं, सेक्रल, यस आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेक्रल प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस नहीं होता है, मिड ब्रेन नहीं होता, ये पॉन्स मिड ब्रेन का ही कुछ पार्ट है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला, कंट्रोल की बात आएंगी तो यहाँ पे होगा पॉन्स। और रिफ्लेक्स अराइज हो रहे हैं कहां से, सेक्रल प्लेक्सस से। ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये ब्लेडर से देखने को मिलेंगे, जब ब्लेडर फुल होगा तो यहाँ पे ब्लेडर है वो आपको सेक्रल पेल्विस वाले रीजन में देखने को मिलेगा, तो फ्लेक्सस भी कौन सा होगा, सेक्रल वाला फ्लेक्सस भी होगा। यस देखो क्वेश्चन हमारा डी है सेक्रल प्लेक्सस कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज सेक्रल प्लेक्सस। मिक्चुरेशन सेंटर कहां पे सिचुएट होता है स्टूडेंट, सेक्रल प्लेक्सस में होता है। ठीक है, सेक्रल प्लेक्सस कई बार क्या हो जाता है कि किसी पर्सन में इंजर्ड हो जाता है, या हम बोलते हैं जैसे कोई पर्सन होता है जिसके अंदर यदि मदर क्या होती है, डायबिटिक मेलाइटस वाली मदर होती है, मदर क्या होती है, डायबिटिक मेलाइटस की मदर होती है। डायबिटिक मेलाइटस के जो फिटस होते हैं या जो उसकी डिलीवरी के बाद में जो इन्फेंट्स होते हैं, उन इन्फेंट्स के अंदर आपको स्पेशल एक कंजेनाइटल कैरेक्टर अनोमली देखने को मिलेगी। कौन सी अनोमली, कंजेनाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स एनोमली, अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं सेक्रल एजिनेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेक्रल एजिनेसिस। सेक्रल एजिनेसिस, सेक्रल एजिनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे सेक्रल प्लेक्सस नहीं बना है, सेक्रल प्लेक्सस नहीं बना है। डायबिटिक मदर के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे सेक्रल प्लेक्सस डेवलप नहीं हो पाते हैं, ये अबनॉर्मलिटी होती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कंजेनाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स अनोमली कौन सी होती है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, सेक्रल एजिनेसिस। देखो क्वेश्चंस का ध्यान रखना, यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कंजेनाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनोमली पूछ लेते, कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते तो फिर वहां पे हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है, वहां पे हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो सेक्रल एजिनेसिस होने वाला है, जिसको हम क्यूडल रिग्रेशन भी बोलते हैं। भाई कई बार ऑप्शन में सेक्रल एजिनेसिस नहीं होगा तो फिर क्यूडल रिग्रेशन होगा, क्यूडल रिग्रेशन होगा। ठीक है, दोनों हैं वो आपको दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेक्रल नर्व जो फ्लेक्सस से अराइज होती हैं उनका काम होता है हमारे ब्लेडर को कंट्रोल करना, हमारे ब्लेडर को क्या करना स्टूडेंट, कंट्रोल करना, हमारे बावल को कंट्रोल करना, हमारे बावल को कंट्रोल करना, सेक्स फंक्शन को कंट्रोल करना, सेक्स फंक्शन को कंट्रोल करना। ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, ये सेक्रल नर्व के होते हैं स्टूडेंट। अब पहली बार क्या नहीं बनी, सेक्रल फ्लेक्सस नहीं बना, सेक्रल का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो क्या नहीं होने वाला है, आपको बाउल ब्लैडर और सेक्स फंक्शन अबनॉर्मल हो जाने हैं, सेक्स फंक्शन अबनॉर्मल हो जाने हैं। तो पता चला कि आपकी जो सेक्रल नर्व है वो क्या करती है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। आगे चलो, द फोन्टाइन, पॉन्स के लिए है द फोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर, ये मिक्चुरेशन सेंटर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाला एरिया है पॉन्स, जिसका स्पेशल नाम लिया जाता है यहाँ पे, जिसा बारिंगटन्स न्यूक्लियस। बारिंगटन्स न्यूक्लियस कई बार सीधा सा नाम देते हैं कि बारिंगटन्स न्यूक्लियस किससे रिलेटेड होता है, कि पॉन्स का वो एरिया जो मिक्चुरेशन सेंटर को कंट्रोल करता है, मिक्चुरेशन सेंटर को कंट्रोल करता है, उसको कौन सा न्यूक्लियस बोला जाता है स्टूडेंट, दिस इज द बारिंगटन न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे। यस, तो ये क्वेश्चंस क्लियर है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। भाई सर्जरी हो गई है, पेशेंट की सर्जरी हो गई है, अब कौन सी केयर दे रहे हैं हम, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान केयर दी जा रही है। केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट, पर्सन का क्या किया है हमने, किडनी को ट्रांसप्लांट किया। भाई किडनी खराब हो गई, पर्सन की दूसरी किडनी लेके आ गए, ठीक है, और किडनी लगा दिया है, किडनी लगा दिया है ना, पोस्ट ऑपरेटिव हो गई, किडनी लगाने के बाद की बात हो रही है। द पेशेंट सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज 3.1,
क्रिएटिनिन लेवल कितना है 3.1। हमको पता है क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है स्टूडेंट। 0.6 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है। कितना हो गया यहाँ पे 3.1 mg पर डेसीलीटर हो गया। इसका मतलब अब हमने पढ़ा था जब भी किडनी फेल होती है उसका मोस्ट इंडिकेटर क्या होता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होना। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होना मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है किडनी फेलियर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एंड प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रायोरिटी, एक नर्स है वो कौन सी एक्शन फर्स्ट लेगी, मतलब पर्सन की क्या हो गया, हमने किडनी दूसरी लेके लगा दिया, अब नर्स यहाँ पे एक्शन लेगी जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रही है। और एक्शन कब लेगी, जब क्रिएटिनिन का लेवल उसको कितना मिलेगा 3.1 mg पर डेसीलीटर मिलेगा। चलो ऑप्शन में आ जाओ। ठीक है, रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड नोटिफाई द सर्जन, रिकॉर्ड कर लेगी और क्या करेगी, सर्जन को नोटिफाई कर देगी। आगे चलो, चेक द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन नहीं देना, अभी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन नहीं देना है, किडनी फिल्टर वैसे नहीं कर रही है, आप और ज्यादा फ्लूइड देके क्या कर रहे हो, बॉडी के अंदर हार्ट पे प्रेशर लेके आ रहे हो, तो ये नहीं काम नहीं करना, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन नहीं करना है। क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन को कट कर दो। आगे चलो, इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, बात तो वही है, चाहे इंट्रावीनस दे दो चाहे इन्फ्यूजन के द्वारा दे दो, एक ही बात है, फ्लूइड तो देना ही नहीं है, कट कर दो इसको। आगे चलो, असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यदि हमारी किडनी है वो आर्टिफिशियल, हमने दूसरी किडनी लगा दी है, उसके बाद में हम यूरिन आउटपुट चेक कर रहे हैं, यदि पर्सन्स के अंदर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो रही है, किसका लेवल बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन का। तो नोटिफाई द फिजिशियन ये बाद में करना है, पहले नर्स को क्या करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना। क्या चेक करना है स्टूडेंट, यूरिन आउटपुट चेक करना। और आपको पता है यूरिन आउटपुट चेक करते हैं तो जो यूरिन का जो बैग होता है, यूरिन बैग होता है, उसको हमेशा आपको पता है आई के लेवल पे चेक करते हैं स्टूडेंट, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये हमेशा याद रखना कि जो यूरो बैग होता है उसको कौन सी साइड से चेक करते हैं, आई के लेवल से चेक करते हैं। जैसे कई चीजें होती हैं, जैसे किसी पर्सन के अंदर थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं तो आई के लेवल से चेक करते हैं, यूरो बैग से यूरिन को चेक करते हैं तो कौन से लेवल से चेक करते हैं, आई लेवल से चेक करते हैं, याद रखना आपको। तो आई लेवल से हम यूरिन आउटपुट को यूरो बैग से चेक कर रहे हैं, पर्सन्स के डिक्रीज हो गए। डिक्रीज का मतलब किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होने वाला, यहाँ पे नर्स प्रायोरिटी किसको देगी, यूरिन आउटपुट को, उसके बाद में सर्जन को नोटिफाई करेगी कि किडनी है वो रिजेक्ट हो गई है, पर्सन्स की किडनी रिजेक्ट हो गई है। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है हाफ नेल साइन। यस स्टूडेंट, हाफ नेल साइन का मतलब होता है कि जो आपका जो नेल वाला पार्ट होता है उसका एक प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जैसे सपोज करो कि ये वाला पार्ट है आपका नेल है, यस, इस नेल का ये जो बॉडी के पास वाला पार्ट है इसको तो क्या बोलेंगे हम, प्रॉक्सिमल पार्ट, ये तो है प्रॉक्सिमल पार्ट, और लास्ट का ये डिस्टल वाला पार्ट। तो वह क्या, यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट व्हाइट कलर का होता है। पहली बार एक कंडीशन आती है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है हाफ नेल साइन, यानी जो लास्ट वाला जो डिस्टल वाला नेल होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ये कलर चेंज हो जाता है। ये कलर कैसा हो जाता है, कई बार बोलते हैं कि ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है स्टूडेंट, ब्राउन कलर का हो जाता है, उसको बोला जाता है हाफ नेल साइन। तो क्वेश्चन देखो, हाफ नेल साइन इन विच टाइप ऑफ डिजीज, कौन सी कंडीशन में आपको इस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा पेशेंट के। आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ, एक्यूट रीनल फेलियर, पर्सन्स की किडनी फेल हो गई एक्यूट कंडीशंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन है क्रोनिक रीनल फेलियर, और थर्ड वन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, नेफ्रोस, इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर हाफ नेल साइन इसलिए नहीं मिलता कि क्रोनिक रीनल फेलियर में किडनी काफी टाइम से फेल हो गई है, काफी टाइम से फेल हो गई है। क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बढ़ेंगे, बॉडी के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन सा साइन लेके आएंगे स्टूडेंट, हाफ नेल साइन लेके आएंगे। एक्यूट रीनल फेलियर में ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन कंडीशन लंबी हो जाए तो एक साइन आता है जिसको बोलते हैं हाफ नेल साइन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कंडीशन होती क्या है, इसका हमने
आगे पढ़ेंगे कि एक पर्सन के अंदर किडनी में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हॉल होते हैं जिससे ब्लड फिल्टर होता रहता है। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिजनरेशन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो गई, तो उस कंडीशन को बोला जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्रोनिक रीनल फेलियर। क्लियर? देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में देखो, हाफ नेल साइन है क्या भाई? हाफ नेल साइन विथ ए वाइट प्रॉक्सिमल, देखो वाइट प्रॉक्सिमल है, एंड रेड पिंक और ब्राउन, रेड पिंक और ब्राउन होता है। कौन सा पार्ट? प्रॉक्सिमल, कुछ पार्ट डिस्टल भी इन्वॉल्व होता है। डिस्टल हाफ ऑफ नेल बेड साइन इन CRF, डिस्टल हाफ ऑफ नेल बेड साइन इन CRF, यानी क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर एजोटेमिक ऑन्चोपैथी, एजोटेमिक का मतलब आपने पढ़ा था एजोटीमिया का मतलब होता है इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एजोटीमिया। ओके, एजोटीमिया। ऑन्चो वर्ड हमने जब हम स्किन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ऑन्चो का मतलब होता है नेल, और पैथी का मतलब होता है डिजीज। नेल की डिजीज है भाई, तो ये साइन भी कहाँ पे आ रहा है? आपको नेल में आ रहा है, यानी ये नेल वाली कंडीशन है जिसको बोलते हैं एजोटीमिक ऑन्चोपैथी। यस, तो एजो ऑन्चो का मतलब हमारा नेल है, नेल के अंदर डिजीज किसके कारण हो रही स्टूडेंट? एजोटीमिक के कारण। एजोटीमिया का मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में बढ़ गया, हमारे जो डिस्टल वाले पार्ट, प्रोक्सिमल वाले पार्ट का कलर चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेड साइन या फिर ब्राउन कलर का साइन डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हाफ नेल साइन। यस, क्या बोलते हैं? हाफ नेल साइन। किस में देखने मिलता है? क्रोनिक रीनल फेलियर। यस, क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्टलेसनेस सिंड्रोम प्रेजेंट इन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, रेस्टलेसनेस सिंड्रोम। भाई रेस्टलेस का मतलब एक पर्सन के अंदर मसल्स के अंदर जो प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्शंस होता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस और एक प्रकार से कंफर्टनेस होती है, मतलब एक मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होना और कंफर्टनेस वो चली जाती है। मतलब पर्सन्स के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी? जिसके कारण आयंस का इम्बैलेंस होने के कारण देखने को मिलती है आपको रेस्टलेसनेस सिंड्रोम। किस में देखने को मिलती है? यूरेमिया। भाई यूरेमिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया, बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ गया। कौन सी कंडीशन? यूरेमिया। ओके, नेक्स्ट वन है आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। किस में देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? स्पेशली इस प्रकार की जो डेफिशिएंसी होती है आयरन की, उसका मोस्ट कॉमन एनीमिया की कंडीशन आती है, वो आती है इन्फेंट के अंदर। यस स्टूडेंट, किस में देखने को मिलती है? इन्फेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो ब्रेस्ट फीड के अंदर आयरन नहीं देखने को मिलता है। ब्रेस्ट वाले मिल्क में क्या नहीं मिलता है स्टूडेंट? आयरन नहीं होता है, न के बराबर आयरन होता है। बॉडी के अंदर किसकी कमी आ जाएगी? आयरन की कमी आ जाएगी। कौन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसके अंदर? इन्फेंट में मोस्ट कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट के अंदर आयरन नहीं होता है। बेबी 250 नैनोग्राम आयरन है, वो मदर से लेकर आता है और अगले 6 मंथ तक उसी का यूटिलाइज करता है, अगला यूटिलाइज 6 मंथ तक उसी का करता है। उसके बाद में उसको रिक्वायरमेंट चाहिए क्या? किसकी? आयरन रिच फॉर्मूला फीड की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की अबनॉर्मलिटी, इसके अलावा यूरेमिया और डायबिटिक मेलाइटस पर्सन्स के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज होता है
उस पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो पेनक्रियाज की बीटा सेल का जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वहां से किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इंसुलिन का। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जैसे आपको पता है, नॉर्मल सिंपल बात कर लेते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जैसे क्या हुआ, ग्लूकोज गया, ये सेल के चारों तरफ ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, सिग्नल मिलेगा पेनक्रियाज की बीटा सेल को, किसका, सिक्रेशन, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर आके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो किधर चला जाएगा, वो सेल में चला जाएगा। लेकिन पहली बार पेनक्रियाज की बीटा सेल नहीं रही, इंसुलिन नहीं रहेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन आ जाएगी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया किस में होता है, डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया में आयरन अबनॉर्मल होते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, आयरन की अबनॉर्मलिटी अराइज होती है, एक्सेसिवनेस, डिफिशियंसी, जिसके नाम साइन आता है रेस्टलेसनेस। यूरेमिया, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ जाते हैं तो भी साइन आता है कौन सा, रेस्टलेसनेस। राइट आंसर होने वाला है डी, राइट आंसर होने वाला है डी। यस, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें सिंपल हमने पहले बात कर ली कि सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि जब यूरेमिया की बात होती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की बात होती है, डायबिटिक मेलाइटस की बात होती है, तो ये सारी कंडीशन ही क्या करती हैं, रेस्टलेसनेस। अब देखो रेस्टलेसनेस की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सन्स के अंदर एल्डोफा, एक स्पेशल ड्रग एल्डोफा, या फिर इसके अलावा रोपिनिरोल, ये दो ड्रग्स होती हैं जो किसको ट्रीट करवाती हैं, ये ट्रीट करवाती हैं रेस्टलेसनेस सिंड्रोम को। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि ये रेस्टलेसनेस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करवाते हैं, तो एल्डोपा और रोपिनिरोल। यस, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी की जो पॉलीसिस्टिक डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन फीचर्स क्या होगा। भाई देखो, पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी, पीकेडी की कंडीशन आती है पॉलीसिस्टिक डिजीज। पोली का मतलब बहुत ज़्यादा, सिस्टिक का मतलब सिस्ट लाइक सेक बन जाते हैं, और कहाँ बन जाते हैं, किडनी के अंदर बन जाते हैं। क्या लेके आते हैं स्टूडेंट, डिजीज कंडीशन लेके आते हैं। तो किडनी के अंदर एक पर्सन्स के अंदर, ये आपकी किडनी है, इस किडनी के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के क्या बन जाने हैं, सिस्ट बन जाने हैं। अब देखो, बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे तो क्या होगा, किडनी प्रॉपर रूप से फिल्टर नहीं करेगी, फिल्ट्रेशन का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। स्पेस ऑक्यूपाई हो गया किसके द्वारा, सिस्ट के द्वारा ऑक्यूपाई हो गया। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन आपको फीचर्स क्या आएगा, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर, ब्लड में क्या, यूरिन में क्या आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है, ब्लड इन यूरिन। यस, यूरिन में ब्लड। ओके, नॉक्चूरिया, नाइट टाइम में आपको ज़्यादा क्या देखने को, यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट इन नाइट टाइम। ठीक है, नाइट टाइम में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, नॉक्चूरिया। हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, लास्ट में है फ्लंक एरिया में पेन होता है, जिसको बोलते हैं फ्लंक पेन। भाई फ्लंक एरिया कहाँ से होता है, कहाँ होता है, तो हम बोलते हैं कि लोअर जो हमारी रिब्स है, 12th रिब्स होती है, उससे लेकर हिप की जो अपर पार्ट होता है, इलियम वाला पार्ट होता है, उसके पीछे की साइड जो एरिया होता है उसको कौन सा एरिया बोलते हैं, फ्लंक एरिया, जिसमें किडनी प्रेजेंट होती है। फ्लंक एरिया में क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। तो फ्लंक एरिया में पेन हो रहा है, यस, तो फ्लंक एरिया में आपको इसके अंदर पेन आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, काट दो।
कर दो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्लंग पेन है वो आपको अदर कंडीशंस में देखने को मिलेगा, इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, हाइपरटेंशन, यस हाइपरटेंशन इज राइट आंसर है, हाइपरटेंशन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि किडनी ऑक्यूपाई हो गया, फिल्टर नहीं होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा, तो क्या होने वाला है? हाइपरटेंशन होने वाला है, हाइपरटेंशन होने वाला। तो याद रखना कि पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी, पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी इज ए मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। यस, याद रहेगा। तो ये वाली है नॉर्मल कंडीशन है के अंदर आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है हेमीचूरिया और नॉक्चूरिया। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमने देख लिया कि मोस्ट कॉमन है हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन साइन, यस मोस्ट कॉमन साइन, अदर फीचर्स आल्सो प्रेजेंट। भाई देखो हेमीचूरिया भी जब क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, नॉक्चूरिया में भी जब पर्सन्स के स्पिंचर है वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लंग पेयर लास्ट लेटर साइन होता है, तो ये सारे होते हैं, बट सबसे मोस्ट कॉमन क्या होने वाला है? हाइपरटेंशन होने वाला। स्टूडेंट क्या होने वाला है? हाइपरटेंशन। याद रहेगा पीकेडी के अंदर मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा? हाइपरटेंशन, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज कॉजेज ऑफ प्राइमरी रीनल वेन? प्राइमरी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, प्राइमरी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। भाई रीनल वेन जो क्या करती हैं? किडनी से ब्लड को वापस लेके जाती हैं, किडनी से ब्लड को इंफीरियर वेना कोवा में लेकर जाती है। तो ये वेन के अंदर क्या बन जाते हैं? थ्रोम्बोसिस। क्या बन जाते हैं? थ्रोम्बोसिस। जैसे ये आपकी पर्टिकुलर वेन है, इस वेन के अंदर पर्टिकुलर पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। यस, अब ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, कंडीशन आ गई आरवीटी, आरवीटी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस किसके अंदर पूछा स्टूडेंट? अडल्ट के अंदर। अडल्ट के अंदर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का कारण पूछा है, मोस्ट कॉमन कारण, प्राइमरी मोस्ट कॉमन कारण पूछा है। आ जाओ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, पर्सन लंबे समय तक किससे सफर है? डिहाइड्रेशन से सफर है, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो कम हो गया, लॉस हो गया। देखो आपको पता है कि कोई भी पर्सन है, एक न्यू बोर्न होता है, उसके बॉडी के अंदर 80% क्या होता है? फ्लूइड पाया जाता है। इसके अलावा एक पर्सन जो चाइल्ड होता है उसके अंदर 65% देखने को मिलता है, एक अडल्ट के अंदर 60% होता है, और ओल्ड एज के अंदर भी कितना होता है? 55% होता है। इसके अलावा फीमेल्स में भी 45 भी देखने को मिलता है। अब देखो इन्फेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? न्यूबॉर्न्स के अंदर 80% बॉडी का वाटर होता है, बॉडी का वाटर होता है। अब न्यूबॉर्न्स के अंदर यदि डिहाइड्रेशन आता है तो यहाँ पे प्राइमरी कारण होता है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का कारण होता है। तो यदि न्यूबॉर्न की बात करें तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का कारण क्या हो गया स्टूडेंट? यस, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। आगे चलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजनरेट हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई थी? फंक्शन अब नॉर्मल हो गया था, जिसके अंदर आपको प्रोटीन यूरिया कई बार की कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है, एडिमा हो जाता है पर्सन्स के अंदर। इस प्रकार की कंडीशंस में रीनल वेन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम होने लग जाता है, और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट? यस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग जाता है वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने के कारण। तो अडल्ट के अंदर आरबीटी का कारण मोस्ट कॉमन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। याद रखना है, प्राइमरी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? यस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ट्रोमा भी होते हैं, ट्यूमर भी होता है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। ट्रोमा भी है, कई बार वेन में ट्रोमा हो जाता है, उसमें भी थ्रोम्बोसिस बनने लग जाते हैं। इसके अलावा वेन में ट्यूमर बन जाती है, तब भी क्या हो जाता है? वहाँ पे थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन ये सेकेंडरी कारण होते हैं स्टूडेंट। ये कौन से कारण होते हैं? सेकेंडरी कारण होते हैं। तो याद रखना, अडल्ट के अंदर आरबीटी, अडल्ट के अंदर आरबीटी का मोस्ट कॉमन कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। बच्चों के अंदर न्यूबॉर्न में मोस्ट कॉमन कारण प्राइमरी, यस, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट चलो, अब एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने, इसका राइट आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज इन न्यूबॉर्न, मोस्ट कॉमन कॉजेज इन न्यूबॉर्न। क्लियर?
ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन कॉजेज इन अडल्ट, यस अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आगे चलो, ट्रॉमा एंड ट्यूमर इज द सेकेंडरी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, सेकेंडरी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होती है, बाद में देखने को मिलती है, प्राइमरी ये कारण है। क्लियर स्टूडेंट, याद रखना है, क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत रिलेटेड बातें भी हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखो